हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशंस और हम इस सेशन को शुरू करते हैं। क्या आप सभी लोग आ चुके हैं? गुड इवनिंग, नमस्कार, अभिनंदन है आपका आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कल हमने वैदिक कल्चर को समझ लिया था, उसके इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल सारे पहलुओं को समझ लिया था और यहाँ से वास्तव में हम देखने वाले हैं इसकी पॉलिटिकल कंडीशन को। बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज से हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग बाकी हैं और आगे हम इसको कहानी को शुरू करते हैं। कल हमने बखूबी समझ लिया था और यहाँ से वास्तव में आपका जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। तो कल जो कंफ्यूजन हो रहा था आपको कि कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग है, तो वो ओवरलैपिंग वाली चीज़ें इसके पहले मिल जाएंगी, बट यहां से आपको ओवरलैपिंग चीजें नहीं मिलेंगी। तो दिस इज द बेसिक स्टार्टिंग ऑफ द वैदिक कल्चर, वी कैन से दैट। तो पॉलिटिकल कंडीशंस में हम देखते हैं कि हमने देखा था कि जो जन है या कबीले हैं दैट इज डिवाइडेड एंड देयर आर द मल्टीपल वीसी कह सकते हैं कबीलास वी विल फाइंड आउट इन द अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में हमें कई कबीले देखने को मिलेंगे, बट कबीले के नीचे क्या होगा? कबीले के नीचे का जो यूनिट है दैट इज विश। जैसे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट और इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, 28 राज्य हमें देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही हम देखेंगे कबीला जो है वो सबसे ऊंची इकाई है, या सबसे बड़ा कह सकते हैं इकाई होगा और कबीला जो है वो कई विश में डिवाइड होगा और
विश जो है डिवाइड होंगे गांव में, और गांव जो है वो आपके परिवार या कुल में डिवाइड होंगे। तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि भाई सबसे बड़ी यूनिट क्या है, जन, जन के नीचे क्या है विश, विश के नीचे क्या है ग्राम, ग्राम के नीचे हम परिवार या कुल को देखेंगे। एक्चुअली अब ऐसा क्यों हुआ है, तो जन जो है दैट इज मेंशन इन द ऋग्वेद दैट इज 275 टाइम्स, बहुत बार इसका वर्णन किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल, तो आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। हु विल बी द हेड ऑफ द जन, या ट्राइब का हेड कौन होगा, राजन या राजन या किंग। अर्ली वैदिक एज में राजन जो है वो कैसे इलेक्ट होगा, उसकी चयन कैसे होगा, हाउ वी विल इलेक्ट द किंग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और लेटर वैदिक एज में कैसा होगा, हमने कंपैरिजन कर चुके हैं, थोड़ा सा आप कमेंट भी करते जाइए एनर्जी से भरपूर, और कल के लड्डू को याद करते हुए कहानी को आगे बढ़ाइए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हम अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, और इसके बाद हमारा सेकंड आता है विश। आई विश यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, आप सभी लोग जो है अच्छा कर रहे होंगे। और हम यहाँ देखते हैं द सेकंड यूनिट ऑफ द बीसी अर्ली वैदिक एज, एंड दिस इज द 170 टाइम मेंशन इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका वर्णन 170 बार देखने को मिलता है। और विश का जो हेड होता है दैट इज कॉल्ड विशपति, Got it? And wish is nothing but that is the number of basically villages, ग्रुपों, ये जो होगा वो ग्रुप ऑफ विलेज होंगे, कई गांव से मिलकर, मतलब इसके नीचे की यूनिट क्या है, तो कई गांव जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, विश बनाएंगे। गांव की हम बात करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट यूनिट, वी कैन से दैट आफ्टर द विश। तो हमने देखा जन, जन के बाद विश, विश के बाद हम देखेंगे गांव, और गांव का जो हेड होगा वो होगा ग्रामिनी। तो वी कैन से दैट दैट इज मेंशन इन द मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, दैट इज मेंशन ओनली 170 टाइम्स। और इसके बाद ग्राम आएगा, और जो चीज सबसे कम मेंशन की गई है वो है आपका परिवार या कुल। एक्चुअली में वास्तव में ऋग्वेद में जो बात की गई है वो कुलप की या गृहपति की गई है, एंड दैट इज मेंशन ओनली वन सिंगल टाइम। और इसका जो दैट मींस जोड़ा जाता है वो परिवार या कुल से जोड़ा जाता है। कहानी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज द बीसी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बीसी अर्ली वैदिक एज। और जबकि सबसे बड़ी आपकी यूनिट क्या है, कबीला। और कबीला या जन हमने देखा था, कबीले का हेड होगा राजन, राजन या किंग। बट आप मेरे को ये बताएं कि राजा जो है वो अर्ली वैदिक एज में कैसे चुना जाता है, हाउ वी विल इलेक्ट द किंग। एंड लेटर वैदिक में वो कैसे होगा, कैसे उसका चयन किया जाने लगेगा। अब देखिए अर्ली वैदिक एज में हमने देखा था चाय की दुकान, देखिए कनेक्ट करते जाइएगा, जो मैंने आपको पीछे समझाया है, मैं उसी चीज के पॉइंट्स को हम थोड़ा फास्ट लेंगे, है ना। और हम यहाँ देखते हैं द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, एंड वी विल फाइंड आउट द बीसी वेरी लिमिटेड ऑफिसर सिस्टम्स। मतलब हम देखेंगे अधिकारी तंत्र जो है बहुत ही सीमित होगा। अधिकारी तंत्र सीमित होने का मतलब ये है कि राजा जो है वो किसका हेड है, वो है एक चाय की दुकान का हेड है। और चाय की दुकान दैट मीन्स ओनली 1 or 2 persons, ठीक है, वी कैन से दैट द लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल्स वी विल प्रेजेंट इन द बीसी कबीला। और कबीला बहुत छोटी इकाई होती है ना, और उसमें सबसे बड़ा जो दैट मीन्स राजा को जो हेड देगा या राजा को जो सलाह देता है वो कौन होता है, वो पुरोहित होता है। एंड पुरोहित इज कंसीडर द बीसी चीफ एडवाइजर, ये आपका चीफ एडवाइजर होगा। सेनानी, सेनानी नाम से ही क्लियर है, सेनानी दैट मीन द हेड ऑफ द आर्मी, वी कैन सी दैट विपिन रावत, वी कैन कंसीडर, करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं द हेड ऑफ द ग्रामीणी। अभी हमने देखा था कई गांव से मिलकर विश बनते हैं, और यहां पर ग्रामीणी का मतलब हो जाएगा गांव का प्रमुख, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे स्पर्स, वी कैन से दैट स्पर्स इज नथिंग बट जेम्स बॉन्ड 007। तो ये आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जासूस को हमें यहाँ यूज करना होगा। और ये जासूस क्या पता करता है कि जाओ पड़ोस के कबीले का पता लगा के आओ कि वहां क्या चल रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं पड़ोस के कबीले में कितनी गाय हैं, उन गाय को हमें चुरा कर लेकर आना है। तो इट वॉज द वर्क ऑफ द स्पर्स, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वाजपति, है ना। वाजपति दैट मीन्स द हेड ऑफ द ग्रासलैंड। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, वो व्यक्ति एक्चुअली क्या है, देखिए अर्ली वैदिक एज में हमने देखा था इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या था। इकोनॉमिक कंडीशन पहले क्या होगी अर्ली वैदिक एज में, वो होंगी आपकी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड होंगी। और दूसरे नंबर पर क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। इट मींस एनिमल का मतलब क्या होंगे, वो खाएंगे आपका ग्रास या चारा खाएंगे, ठीक है। और जब चारा खाएंगे तो ये वाजपति जो है वो उसके प्रमुख होंगे, हेड ऑफ द ग्रासलैंड। वी कैन से दैट कि ये पशुओं के चरने के लिए जो भूमि है उसका हेड होगा। और यहां से हम इनको लालू को देख सकते हैं। तो लालू इज नथिंग बट दैट इज वाजपति, दैट मीन्स चारा घोटाले के प्रमुख वाजपति, यहां से कनेक्शन जोड़िएगा। गॉट इट माई पॉइंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स, मेरी बात समझ में आ रही होगी।
ठीक है, तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी। आगे हम और देखने वाले हैं, हमारे पास वापस भाग दूध आने वाले हैं, तो वी कैन से दैट। अब देखिए द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्ली वैदिक वी हैव ऑलरेडी सीन। क्या हम इनको देख चुके हैं? आंसर आएगा यस, विदत को हम देख चुके हैं। क्या क्लियर है? एनी डाउट? देखिए वापस आ जाएगा, वो घर की कहानी याद करिए, सभा ये भी हो चुका है, ये हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। करेक्ट है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम देखेंगे समिति, समिति भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट, हमने कल देख चुके हैं। नाउ दिस इज द न्यू पॉइंट फॉर यू। हम देखते हैं ऋग्वेद में पंचजन्य का वर्णन मिलता है। पंचजन्य का मतलब है 5 और जन्य मतलब हो जाएगा जन या कबीला। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो यहां पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद में 5 कबीलों को नाम दिया गया है पंचजन्य। पंचजन मतलब 5 कबीले। वो कौन कौन से हैं? दैट इज पुरु, अनु, द्रहु, त्रुवुस एंड यदु। पुरु, अनु, द्रहु, त्रुवुस और यदु, ये हम ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए जैसे इसको याद रखना है यदि आपको, तो पे टीएम, समझ में आया? तो यहां पर हम क्या करेंगे? याद करेंगे पे डी। थोड़ा सा सिमिलर साउंड आ रहा है, तो पेटीएम आप करते हैं, पेटीएम से हम कह सकते हैं तो पुरु हो जाएगा, अनु हो जाएगा, यदु हो जाएगा, आपका द्रहु हो जाएगा एंड त्रुवस हो जाएगा। तो ये ट्रिक जो है वो आपको आसानी से क्या करेगी? कनेक्ट करेगी इन पंचजन्य से। मैं फिर से बता देता हूं, PAYDT, करेक्ट है। और ये सिमिलर लाइक द बीसी पेटीएम। कनेक्शन जोड़िएगा और कनेक्शन जोड़कर आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर बीसी PDT। तो वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि कबीलों की बात की जाती है, और इसे हम एक मैप से भी समझ लेते हैं। अब आपके सामने एक मैप है और इस मैप में आप उन PDT को आसानी से देख सकते हैं। करेक्ट है, दैट मीन्स ये हो जाएगा, तो ये आपका पुरु हो जाएगा, ये आपका यदु हो जाएगा, यहाँ तुर्बस है, यहाँ द्रहु है, यहाँ अनुज। तो ये आपके 5 जो है वो पंचजन्य या 5 कबीलों की चर्चा की गई। दैट दीज आर द बीसी। आगे हम देखते हैं हाउ दैट मीन्स द बीसी दिस जन इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द जनपद। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कुरु, यहां हमें देखने को पांचाल। एक्चुअली भरत कबीला और पुरु कबीले मिलकर कुरु को बनाएंगे, और इस तरीके से हमें यहाँ पर लेटर वैदिक एज में देखने को मिलेगा। बट ये लेटर वैदिक एज में होगा, ठीक है। तो अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद और ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है पंचजन, और पंचजन अभी हमने देख लिया, ठीक है। ये वही चीज आ जाएगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस में। जैसे मैंने आपको बताया, तो कबीला जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के से लड़ते रहते हैं। सामान्यतः जो वॉर होते हैं वो लड़े जाते हैं काऊ के लिए, या हम कह सकते हैं एनिमल्स के लिए। लड़ाई क्यों हो रही है? आज की डेट में लड़ाई हो रही है सत्ता के लिए, आज की डेट में लड़ाई हो रही है भूमि के लिए, लेकिन पहले जो है वो लड़ाई होती थी एनिमल्स के लिए, पशुओं के लिए लड़ाई होती थी। और एक कबीला दूसरे से और दूसरा कबीला तीसरे से लड़ता रहता है। गॉट इट माय पॉइंट्स? और इसी से रिलेटेड है अगली घटना। वो घटना मिलती है हमें जानकारी, वो 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद का जब हम 7वां मंडल पढ़ते हैं, 7th मंडल पढ़ते हैं, तो वी विल फाइंड आउट द बीसी बैटल ऑफ 10 किंग। 10 राजाओं की कहानी हमें देखने को मिलेगी। और ये 10 राजाएं कौन हैं? ये 10 राजाएं कौन हैं तो जानने के लिए बढ़ते हैं आगे। करेक्ट है। और ये 10 राजाएं जो हैं वो हैं आपके, देखो अब पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि एक युद्ध का नाम है 10 राज्य। 10 का मतलब है 10, करेक्ट है। राज्य या भी कह सकते हैं द 10 किंग्स का मतलब होता है 10 राजा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 10 कबीले जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब 2 लोग लड़ रहे हैं तो एक ए होगा, एक बी होगा, और यहां पर हम देखने वाले हैं 2। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड द भरत कबीला। दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि वी आर गेटिंग, दैट मीन्स अलायंसेस होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 10 राजाओं का गठबंधन होगा। इनमें से 10 में से 5 जो हैं वो कहे जाएंगे आर्य, और 5 जो है वो अनार्य, ऐसा माना गया है, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है, हम ऐसा कहेंगे। तो ये 10 राजा जो हैं मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, और ये अलायंस किसके खिलाफ होता है? भरत कबीले के अंगेज में होता है। इतना क्लियर है भाई, समझ में आया? तो 10 राज्य युद्ध का मतलब ये है कि 10 राजा मिलकर एक अन्य राजा को हरा रहा है। वैसे ही समझ लीजिए, जैसे आपका देखेंगे विपक्ष जो है सारा का सारा इकट्ठा हो गया है और मोदी जी को हराने के लिए पीछे पड़ गया है, ठीक है। लेकिन मैंने ये बात कह दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोदी भक्त हूं, है ना। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और अब हम देखते हैं आगे, वो है लीडर।
देखो, तो मैंने यहाँ बीचों बीच में रखा हुआ है कि कौन क्या है। तो दैट मीन्स ठीक है, भरत कबीले का एक लीडर होगा, यहाँ पर इनका भी एक लीडर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तुस्तु कबीले का राजा सुदास जो है वो इनका लीडर होता है या वो इनका किंग होता है। दैट मीन्स ठीक है, ये कबीला है, इसके नेतृत्व में हम ऐसे कहेंगे कि सुदास जो है वो आएगा। तो कबीला है यहाँ पर है, और ये भरत कबीला, दैट मीन्स उसके हेड होंगे, वी कैन से दैट। और यहाँ पर हम देखेंगे सलाहकार या जो पुरोहित जो है बता रहा है कि कहाँ लड़ाई करनी है, तो वशिष्ठ होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलेंगे पुरु कबीला। तो पुरु कबीला अभी बताया था, पुरु कबीले का जो हेड होगा या एडवाइजर होगा वो है विश्वामित्र, और विश्वामित्र ही गायत्री मंत्र की रचना करते हैं, ये हम देखेंगे आगे। तो ये लीडर हो गए, ये एडवाइजर हो गए। अब इस युद्ध में कहां लड़ा गया? अब युद्ध हुआ होगा तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, एंड दैट इज बेसी मॉडर्न रावी। ये आधुनिक रावी के स्थान पर हुआ था, और रावी का पुराना नाम आपको पौरुष्णी देखने को मिलता है, दैट इज इन मेंशन इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इस युद्ध का वर्णन मिलता है और इस युद्ध की चर्चा की गई है। अब युद्ध हुआ है तो युद्ध का परिणाम भी होगा, और परिणाम हम देखते हैं दैट इज वो है आपका इस युद्ध में भरत कबीले की विजय हो जाएगी, या भरत जो है, जो ग्रुप है, वो विक्ट्री हो जाएगी। देखिए, विपक्ष ने मिलकर नरेंद्र मोदी को हराया था या नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को हराया था? तो आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या इशारा है। तो इशारों में मैंने आपको बता दिया है कि पूरा विपक्ष जो है मोदी जी को हराया नहीं पाया था। यहां भी कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिलती है, और आगे चलकर इसी कबीले के नाम पर वी विल फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडिया, जो मैंने आपको कहानी की सबसे पहले शुरुआत में कहा था, सबसे पहले मैंने बताया था। आई होप यू आर गेटिंग ऑल वर्ड्स, मेरी बातें सब समझ में आ रही होंगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे किस तरीके से कहानी चल रही होगी। तो समझ में आया कि नहीं आया? विदत हमने देखा, सभा हमने देखी, समिति देखी, आगे भी बढ़ते रहेंगे और बहुत सारी चीजें देखते रहेंगे। हाँ, ये जानकारी जो मैं बता रहा हूं आपको वो कहां मिलती है? दैट इज मेंशन इन द सेवंथ मंडल ऑफ द ऋग्वेद। तो भाई ऋग्वेद को पढ़कर आप क्या सीख सकते हैं? अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को सीखने के लिए क्या पढ़ना होगा भाई हमें? लेटर वैदिक को सीखने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो 10 राजन या बैटल ऑफ 10 किंग इज मेंशन इन द ऋग्वेद ऑफ द सेवंथ मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी। देखिए क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि ये किंग तो लड़ते रहते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया तो आगे चलकर ये होगा कि ये भरत कबीला जो है वो पुरु के साथ मिलकर क्या करेगा? जी बिल्कुल सही बताया, रिमेनिंग जो वेदास हैं दैट इज रिलेटेड टू द आपके लेटर वैदिक एज। अब बाकी लोग भी थोड़ा सा कमेंट करते रहे, शॉर्ट में लिखते रहे भाई, आपको यदि दिक्कत हो रही है तो शॉर्ट में आप लिखे, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो भरत कबीला जो है और पुरु कबीला जो है वो आगे चलकर मित्र हो जाएंगे, और आगे जाकर मित्र बनेंगे तो वो कुरु वंश बनेगा। तो ये मैंने अभी आपको मैप में बताया था, और वहीं से हम देखेंगे। अब एक चीज और देखते हैं कि वॉर जो हो रहा है उसका रीजन क्या है। वो वॉर का रीजन है दैट इज बेसिक काउ या एनिमल्स। जिसके पास जितने पशु होंगे वो क्या होगा, उतना ज्यादा अमीर होगा, और इसी के लिए युद्ध लड़े जाते हैं। यही है बेसिकली आपका ऋग्वेद का कहानी या अर्ली वैदिक का कहानी। तो ये आप देख लीजिए, दैट मीन्स ये पुरु, ये आपका कुरु बन रहा है, और ये कुरु किससे बन रहा है? पुरु और भरत कबीले के साथ, और ये भरत कबीले से ही आगे देखने को मिलेगा क्या? भरत। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत वंश देखने को मिलेगा। आई होप आपने भी इस सेक्शन को समझ लिया होगा, पॉलिटिकल सेक्शन को। नाउ वी आर मूविंग अहेड दैट इज ऋग्वेदिक सोसाइटी। समाज वहां पर कैसा होगा? अब देखिए, समाज को समझना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। समाज के बारे में जानकारी या वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तुरंत। ये बात समझ में आई तो अब हम सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं, और वहां पर आप देखेंगे कि सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा कि सोसाइटी की जानकारी हमें मिलती है वर्ण व्यवस्था की जानकारी, और ये वर्ण व्यवस्था की जानकारी है वो है 10th मंडल में मिलेगी। ऋग्वेद का 10th मंडल याद है भाई, और हमने देखा था कि ये वर्ण व्यवस्था जो है वहीं से देखने को मिलेगी। लेकिन ये कब मिलेगा, ये कब लिखा जाएगा? ये सबसे आखिरी में लिखा जाएगा, और सबसे आखिरी मतलब वर्ष का सबसे आखिरी दिन कब होता है? सबसे आखिरी वर्ष होता है 31 दिसंबर। और यदि 31 दिसंबर 2020 को आपने एग्जाम दिया है तो इसका रिजल्ट कब आएगा? 2021 में। नाउ
इस पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करिए और इस पॉइंट को आप समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, कोई समस्या है तो ऋग्वेद जो घटनाएं हो रही हैं वो वर्ण व्यवस्था, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और इसे हम समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो एक कहानी आती है वो ये कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है कि मैं गायक हूं, आई एम बेसिकली सोनू निगम एंड माई फादर इज बेसिकली फिजिशियन डॉक्टर त्रेहान, और मेरी मदर जो है वो कपड़े सिलने का काम करती है। व्हाट इज माई पॉइंट्स? तो एक तरीके से आप देखते हैं कि हम तीनों जो है वो एक ही जगह रहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो आपका कर्म है वही आपका वर्ण है। वट एवर यू आर डूइंग दैट इज योर वर्ण। मतलब हम कह सकते हैं जो कर्म करेगा, मतलब कर्म के आधार पर ही वर्ण का डिसीजन हो रहा है। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमने देखा है कि वर्ण सिस्टम दैट इज अर्लियर इट इज बेस्ड ऑन द ड्यूटीज या सॉरी आपकी जो डीड्स हैं उसके आधार पर होगा कर्म। लेकिन आगे चलकर क्या होने वाला है? ये आगे चलकर ये जन्म आधारित हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। करेक्ट है। तो वर्ण सिस्टम दैट मीन्स वो हम देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है और अब हम उसको आगे बढ़ते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही? थोड़ा सा मैं सेशन को फास्ट भी ले रहा हूं, ठीक है। तो ये लड्डू बटेगा सब में बराबर बटेगा, ये कंसेप्ट कहां का है? ये कंसेप्ट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है आपका अर्ली वैदिक एज का। समझ में आया? ठीक है। और आगे चलकर ये व्यवस्था कैसी कन्वर्ट हो जाएगी? ये व्यवस्था आपकी कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? ऐसा देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको लेटर वैदिक एज में। समझ में आया? और सबसे ऊपर कौन हो चुका है ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10वें मंडल में ऋग्वेद और ऋग्वेद के अलग अलग अंगों से जो है अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हो रही है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। ये फोटो वोटो देखते रहना और फोटो वोटो देखकर आगे चीजों को समझने की कोशिश करना। आगे आते हैं समाज, और समाज की बात करते हैं तो समाज में हम देखते हैं सोसाइटी वॉज पैट्रियर्कल। समझ में आया कि सोसाइटी जो है वो आपकी पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक कैसे कह सकते हैं? अब देखिए हमने क्या देखा था, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? मैट्रियर्कल थी या पैट्रियर्कल थी? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? घर में किसकी चलती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय? जस्ट सिंपल एक क्वेश्चन। बिल्कुल सही कहा, वुमेन की है। और अब हम मांगने वाले हैं द कंडीशन ऑफ वुमेन की। और आप कंडीशन ऑफ वुमेन से आप स्माइल को देख लीजिए। महिलाओं की स्थिति जो है बहुत अच्छी थी, बड़ी सी स्माइल आपके पास आ जानी चाहिए थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके चेहरे पर भी स्माइल आ चुकी होगी और आप लोग भी विक्ट्री साइन के साथ उसका रिप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। अब ये राइट्स कौन कौन से थे ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एजुकेशनल राइट आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, दैट इज स्वयंवर प्रथा, राखी सावन, ठीक है, पुनर्विवाह दैट इज नियोग प्रथा, दैट मीन्स मतलब विडो रीमैरिज। नियोग प्रथा हमने देखा था। पॉलिएंड्री सिस्टम, बहुपतित्व प्रथा दैट इज द्रौपदी। इसके बाद हम देखते हैं अनमैरिड लाइफ, अमाजू। ऐसी चीजें आपने समझी, ऐसी चीजें हमने देख चुके हैं। एनी डाउट टिल नाउ? इसमें कोई समस्या हो तो बता दीजिए, मैं आगे फॉरवर्ड करने वाला हूं तेजी तरीके से। अब एक चीज तो हमने सीख ली थी कि ऋग्वेद में कई सिस्टम्स जो थे वो आपके थे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद में कौन कौन सी जो प्रथाएं या कस्टम्स थे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वी कैन से दैट वॉज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रिवलेंट इन द टाइम ऑफ द बीसी ऋग्वेद, एंड दिस इज कॉल्ड द कस्टम्स और कर्टन कस्टम्स। मतलब आपके देखेंगे पर्दा प्रथा नहीं होगी। पर्दा प्रथा आपको कब देखने को मिलेगी? व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस प्रोसेस। जब इंडिया में कौन आएगा? इंडिया में इस्लाम आएगा, हम उस समय देखेंगे। तो ये कर्टन सिस्टम या पर्दा प्रथा जो है वो आपको थोड़ा सा कुछ समय के बाद देखने को मिलेगी, तो अभी तो है ही नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे चाइल्ड मैरिज यहां पर होता था? नो, चाइल्ड मैरिज नहीं था। चाइल्ड मैरिज हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है, और ऋग्वेद बोलता है कि कम से कम मिनिमम एज 16 से 17 वर्ष होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भी इसी कह सकते हैं कि पर्दा सिस्टम जो है इस्लाम के आने के साथ होगा। तो मुगलों के आने के पहले इस्लाम आ चुका है, तो इस्लाम के आगमन के साथ ही हम देखेंगे कर्टन सिस्टम। क्लियर है? तो ऋग्वेद में यदि बाल विवाह की बात करें, चाइल्ड मैरिज की बात करें, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। सती प्रैक्टिस के सबसे पहले प्रमाण कब मिलते हैं? सबसे पहले कब मिलेंगे? आंसर दीजिए भाई। व्हेन यू विल। मैंने आपको बताया था कि लोथल में आपको एक ज्वाइंट मेल और फीमेल एक साथ मिले हैं, कब्र मिली है, बट वो सती प्रैक्टिस नहीं है। सती प्रैक्टिस जो है
वो फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगी 510 एडी में। एडी कह लीजिए या सीई कह लीजिए, और यहां हम देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू द गुप्त डायनेस्टी, गुप्तास। वी विल फाइंड आउट इन द गुप्तास। और इसमें बताया गया है, आई थिंक नाम आता है गोपराज, और गोपराज जो है वो जो है आपका उसकी वाइफ को सती किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट एविडेंसेस। और अभी 5th सेंचुरी आने में बहुत टाइम है, तो हम ऐसा कहें कि अभी नहीं मिला है, और 5th एडी बिल्कुल सही है। तो वी कैन फाइंड आउट द सती प्रैक्टिस। तो अर्ली वैदिक एज या लेटर वैदिक एज दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या, सती प्रैक्टिस। तो सती प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से हम कहानी देखेंगे। तो ये कुछ सिस्टम्स हम देख सकते हैं, बट still there is we can say that some of the we see मृदुला सिन्हा, some of the प्रियंका चोपड़ा of the early Vedic age, और ये हमने कल समझा था, सीखा था। तो प्रियंका चोपड़ा को आप सभी लोग जानते होंगे, और प्रियंका चोपड़ा है उस जमाने की अपाला, घोषा, विश्वरा एंड लोपमुद्रा। करेक्ट है। समाज की बात कर रहे हैं तो समाज में और क्या होता है, जैसे आज की समाज में हम देखेंगे कि सुट्टा वार चलता है, ठीक है, चाय सुट्टा चलता है, ये आज का समाज है, ठीक है। लेकिन उस जमाने में या उस समाज में क्या होता था, द काउ वॉज कंसीडरेबल अघन्या। अघन्या का मतलब है ना मारे जाने वाली। ना तो आप उसको मार सकते हैं, ना उसको खा सकते हैं, या हम ऐसे कहें अघन्या, या कह सकते हैं यस हुक्का, ये एक और है, देखो हुक्का वाले, ठीक है। गाय जो है बेसिकली हम देखेंगे उसको अघन्या शब्द का उपयोग किया गया है, और अघन्या का मतलब है नॉट टू बी ईटन। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत काफी खास है, ठीक है। और काउ को इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है, वी कैन से दैट कि द ऑल गॉड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द काउ। काउ में हम देखेंगे, देखने को मिलेगा, करेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि गाय से ही जुड़े कई शब्द देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में जो युद्ध भी हम देखते हैं वो गविष्टि या गाय की तलाश में किए जाते हैं, या गाय की तलाश जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अभी मैं आपको सोसाइटी में और आगे जो कुछ वर्ड्स हैं हम उनको और देख लेंगे। जैसे हम देखें गाय से ही सारे शब्दों को जोड़कर बताया गया। तो काउ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, या बहुत ज्यादा खास शब्द है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि द काउ वॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वेल्थ। मतलब अब देखिए आज की डेट में, लेकिन काउ जो है, काउ को अभी भी इंपॉर्टेंट माना गया है, लेकिन काउ जो है, अब एक चीज बताइए, आपके घर में किसी व्यक्ति के घर में यदि किसी व्यक्ति के घर में काउ है तो आप क्या आइडेंटिफिकेशन करेंगे? कोई व्यक्ति के घर में 4 गाय बंधी हैं तो आप उसको कैसे इंडिकेशंस देंगे, क्या समझेंगे उसको? जो युद्ध हो रहे हैं वो काऊ की तलाश में हो रहे हैं। रिक्वायरमेंट जो है वो काऊ है, और काऊ की तलाश के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। तो उस शब्द के लिए कहा गया है गविष्टि। और यहां पर काऊ का मतलब क्या है? काऊ जो है इंपॉर्टेंट पशु है, इंपॉर्टेंट एनिमल है, और इसी के लिए युद्ध हो रहे हैं। तो जिसके घर में 4 गाय बंधी हैं, आज की डेट में आप उसे रिच कहेंगे या पुअर कहेंगे, या लालू प्रसाद यादव कहेंगे? अभी एक बात बताइए, यदि किसी के घर के आगे ये 4 छल्ले हैं तो आप क्या कहेंगे? हु विल कंसीडर दैट मीन्स, आप बताइए। यस, अब आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यदि किसी के घर के आगे 4 छल्ले लगे होंगे या 4 छल्ले बने होंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि भाई ये तो जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अंबानी या बंबानी है। दैट मीन्स ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 2021 की बात कर रहा हूं। लेकिन आज के और ये उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, वैदिक एज की। और वैदिक एज में मतलब ये 4 गाय होती थी तो वही जो है वो ऑडी के समान हुआ करती थी। तो गाय इज नथिंग बट, द काउ इज नथिंग बट सिमिलर लाइक द ऑडी कार। तो जिसके घर में 4 ऑडी होंगी, जिसके घर में 4 गाय होंगी, बात बराबर है। लेकिन गाय को आप कंपेयर कर सकते हैं ऑडी कार के समान। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट माई पॉइंट्स? गॉट इट माई पॉइंट्स? तो यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि उस जमाने की ऑडी हुआ करती थी एक गाय। तो आप समझ लीजिए गाय कितना इंपॉर्टेंट पशु था, आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये 4 छल्ले से कंपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो देखिए, कंपैरिजन करते रहिए और कंपैरिजन सीखते रहिए और आसानी से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। करेक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। अभी हम आगे देखेंगे, है ना, और भी बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज और है, देखिए
मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर द बेसी मेजर डाइट ऑफ द ग्रेन कुक्स विद द खीर, दैट मीन्स जो आप खीर बनाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब गाय इंपॉर्टेंट है तो गाय का प्रोडक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? और इसके द्वारा वो एक खीर बनाते हैं, तो ये हम एक समझने के लिए उपयोग किया है। Got it my points? That is, so we can say that the cow is nothing but that is equal to the OD. OD आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, उस जमाने में हम देखेंगे एक शब्द उपयोग देखने को मिलता है, दैट इज गोहंत। और गोहंत से समझ में आ रहा है कि गाय को दैट, लेकिन इसका मीनिंग होता है गेस्ट। गेस्ट मतलब आपका जो आपका अतिथि आता है या आपका जो घर में आता है। तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वो कहां से आ रहे हैं? वो काऊ से ही आ रहे हैं। गोहंत नाम समझ में आया? गविष्टि, अभी एक और मिलेगा, गोमत। तो ये ऐसे ऐसे शब्द हैं, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? गाय से रिलेटेड है, काऊ से रिलेटेड है। और ये काऊ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल वैदिक एज में बल्कि यहां भी। वो बात अलग है कि गाऊ जो काऊ है उसको आजकल कोई पूछता नहीं है, और वो पन्नी खाती रहती है, कागज खाती रहती है सड़क के किनारे। कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, समझते हैं, आगे बात करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि सोम और सुरा की भी बात की गई है। ऋग्वेद गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोम एंड सुरा। अब ये सोम एंड सुरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? दैट इज बेसिक, टुडे इज द बेसिक सैटरडे, है ना? आज बेसिक फ्राइडे नाइट है, और वो मोहब्बत का वीक तो चल ही रहा है। लेट्स चीयर्स। तो हम यहां पर कुछ चीयर्स करने वाले हैं। तो ऋग्वेद में ये बात की गई है सोम, और सोम का मतलब सोमवार नहीं है। सोम दैट मीन द गॉड ऑफ द वाइन, मतलब देवताओं की शराब उसको कहा गया है। और सुरा ये दैत्य भी पीछे नहीं है, और वो कहते हैं भाई हमारी भी शराब होनी चाहिए, और ये लिकर है वो मॉन्स्टर की। करेक्ट है? यस, दारू है ना, ठीक है, चाय सुट्टा और उसके बाद दारू। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये बहुत जरूरी है। तो ये ना केवल अर्ली वैदिक एज में था, लेटर वैदिक एज में भी है, और 2021 में भी है। और आपने लॉकडाउन के दौरान इसके प्रदर्शन को समझ ही लिया है। तो हमारी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान देती है, इसीलिए कई स्टेट जो है उसको बंद नहीं कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, ठीक है? वाइन ऑफ द गॉड मतलब गॉड, देखिए गॉड भी जो है वो कहीं ना कहीं सोम पीता है, और सोम जो है उसका कनेक्शन है वो 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद का 9th मंडल है, वहां से रिलेटेड है। अभी हम जब जो रिलीजन है उनको देखेंगे तो 9th मंडल जो है वो आपका सोम से। तो सोम भी, तो देखो गलत नहीं कहा गया है। देखो वैसे भी ड्रिंक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्रिंक को यदि लिमिट मात्रा में करते हैं या लिमिटेशंस में करते हैं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन ज्यादा कर लोगे तो फिर तो क्या बन जाओगे? दैत्य बन जाओगे, है ना? तो वही चीज है भाई लोगों, ठीक है मित्रों, है ना? तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज देख ली है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने धर्म की ओर। ये तो हमने अभी देखा समाज, और समाज में चाय सुट्टा के साथ बेसी वाइन भी चल रही है। अब हम बात करने वाले हैं रिलीजन की या धर्म की। करेक्ट है? तो रिलीजन या धर्म को कैसे समझा था हमने देखा था वो आपके, तो सोम जो है लिमिट में पीजिए, लेकिन आपका ज्यादा ना पीजिए, ठीक है? बस यही चीज है। तो आगे हम देखते हैं द सोसाइटी, और सॉरी ये आपका रिलीजन है। ये हेडिंग को मैं चेंज कर दूंगा, ये हेडिंग को इग्नोर कर दीजिएगा भाई लोगों, ठीक है ना? हो सकता है मैंने नशे में बना दिया हो ये, ठीक है? तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा भाई लोगों, ठीक है? अब देखते हैं आर्यन जो हैं वो नोमैडिक होते हैं, वो आपके खानाबदोश थे। अब जब खानाबदोश हैं तो उनका जो धर्म होगा वो नेचर से संबंधित है, और नेचर मतलब आपका प्रकृति, और प्रकृति के गॉड को हम देखने वाले हैं अलग अलग कैटेगरीज में। और ये गॉड जो है वो कई हैं, और कई होंगे तो क्या होंगे? दैट मीन्स डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स, ठीक है? तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब हम ऐसा कहें कि दैट इज द ऑल गॉड इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट सेक्शंस। तो ये आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। और इस तरीके से हम देखते हैं ये 3 भाग देखने को मिलेंगे, और ये गॉड अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है? ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं 33 गॉड देखने को मिलेंगे, दैट इज अराउंड 33 गॉड, एंड दैट इज बेसिक दैट इज डिवाइडेड इन द 3 ग्रुप्स, मतलब 3 ग्रुप्स में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो एक्चुअली हमने जो है अर्ली वैदिक एज का हमने देख लिया है, पॉलिटी हमने देख लिया है, रिलीजन हमने देख लिया है, सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद हमने पॉलिटिकल और आपका
इकोनॉमी की भी बात कर लें, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या है कि हमने चार चीजें देख ली है। इकोनॉमी की भी बात करें तो देखो अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअली ये स्लाइड जो है मैं एक मिस हो गई है मेरे से, और जो सोसाइटी को हमने समझ लिया है। अब इसके बाद का एक जो पीडीएफ मैंने आपको यहीं तक का भेजा, पीडीएफ मैंने आपको यहीं तक का भेजा है, टिल हियर, दैट मीन्स, ठीक है। इसके आगे का पीडीएफ जो है या इसी में मैं ऐड कर दूंगा और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आई। अब दूसरा एक चीज और है कि यहीं से मतलब इकोनॉमी वाला पॉइंट आपका बचता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं इकोनॉमी वाला पॉइंट, और ये भी आपको मिल जाएगा, और इसमें लेटर वैदिक एज भी है, ठीक है। मैं आपको जो देने वाला हूं उसमें लेटर वैदिक एज भी होगा, और लेटर वैदिक एज में क्या चेंजेस होंगे वो आपको वहां समझ में आ जाएंगे, करेक्ट है। अब उनमें एक दो चीजें हैं, जैसे यज्ञ की बात करेंगे, वो यज्ञ मैं आपको समझा दूंगा, और भी सारी चीजें जो है वो थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। लेकिन वो पीडीएफ एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा मैं उसको फास्ट ले लूंगा अगली क्लास में जब हम मिलने वाले हैं। तो कोई समस्या हो तो आप एक बार बता दीजिएगा मुझे, देन उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, रिलीजन को समझा, और रिलीजन्स के द्वारा हमने देखे कि आपके देखेंगे रिलीजन में क्या होगा, गॉड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा है, इंद्र है। इंद्र के बाद सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा होगा, इंद्र के बाद अग्नि आएगा। अग्नि के बाद कौन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड, वो होगा वरुण धवन। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इंपॉर्टेंट गॉड होंगे अर्ली वैदिक एज के, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड, करेक्ट है। इंद्र के बारे में कहा जाए तो बेसिक कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वर्णन इसका देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा अग्नि का, और अग्नि जो है वो मीडिएटर का काम कर रहा है। वो हम ऐसे कह सकते हैं कि गॉड और मैंगो पीपल्स के बीच में काम कर रहा है, जो मैंगो पीपल हैं उनके बीच में काम कर रहा है मिलकर। और इसके बाद हम देखेंगे वरुण, और ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो वी कैन से दैट आपका क्लाइमेट। अब इसके अलावा भी बहुत सारे गॉड हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स कई और गॉड देखने को मिलेंगे। जैसे हम देखने को मिलेगा रुद्र। रुद्र कौन है, ये लेटर वैदिक एज में हम इन्हें शिव के फॉर्म में जानेंगे। ध्यान देना, शिव या श्री महादेव या महेश, गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा सोम। सोम जो है वो गॉड ऑफ द प्लांट्स, या कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं देखेंगे सोम जो है वही है जो हमें 9th मंडल में देखने को मिलता है। और ये 9th मंडल का सोम देख रहता है हिमालय में, और हिमालय में भी कहां रहेगा। आपके दोस्त ने पूछा भाई दारू कहां मिलेगी, आपने बोला कि दारू मिलेगी आपकी करोल बाग में, लेकिन करोल बाग बहुत बड़ा है, तो करोल बाग में कोई खास जगह तो होगी। तो हिमालय बहुत बड़ा है, और हिमालय में भी कौन सी जगह पर यह सोम मिलेगा, तो हम यहां देखेंगे दैट इज मंजूवत पीक पर, मंजूवत या मूजवंत पीक पर यह देखने को मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो पीते रहिए और झूमते रहिए और डिस्ट्रॉय करते रहिए, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। तो दैट इज, इसके अलावा हम देखेंगे सूर्य, और सूर्य दैट मीन्स द सन, वी कैन से दैट। और सूर्य को कहा गया है सावित्री, ध्यान दीजिएगा। और ये सावित्री का वर्णन मिलता है 3rd मंडल में, और 3rd मंडल इज डेडिकेटेड टू द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र समझ में आता है भाई, है ना। गायत्री मंत्र क्या है भाई, गायत्री मंत्र दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द सावित्री। और ये गायत्री मंत्र जो मिलेगा आपको, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो भैया दारू पी के झूम ना जाएं, ठीक है, गायत्री मंत्र को ना भूल जाएं। केवल ये याद नहीं रखना, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक दैट इज मेंशन इन द 3rd मंडल ऑफ द ऋग्वेद। तो आप देख लीजिए आपने ऋग्वेद में क्या क्या सीख लिया है। देखो ऋग्वेद का आपने 3rd मंडल सीखा, ऋग्वेद का आपने 7th मंडल देखा, ऋग्वेद का आपने 9th मंडल दारू, इसको तो भूलोगे नहीं, है ना। इसके बाद आप देखेंगे 10th मंडल। तो ऋग्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स को हमने यहां पर सीख लिया है। यस और नो, एनी डाउट टिल नाउ। इसके अलावा हम देखेंगे ऋग्वेद में कुछ और गॉड की भी चर्चा की गई है, जैसे अदिति। अदिति का मतलब है दैट मीन्स जो गॉड हैं उनकी मदर,
गॉड मतलब इसी कह सकते हैं जो आपके जो असुर होते हैं, मतलब कह सकते हैं जो देवता है उनकी माता है, उनको कहा गया है अदिति, है ना। इसके अलावा दिति भी कहा गया है, वो दैत्यों की माँ है। दैत्यों मतलब दैट मीन मॉन्स्टर की माँ है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि देयर आर द एम्पल अमाउंट ऑफ द गॉड दैट इज प्रेजेंट इन द अर्ली वैदिक एज। अब देखो थोड़ा थोड़ा और समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको ये समझा दिया, पृथ्वी समझा, अग्नि समझा दिया, सोम समझा, रिवर्स भी है, इंद्र है, रुद्र है, पर्जन्य। पर्जन्य क्या है भाई? पर्जन्य इज नथिंग बट दैट इज क्लाउड। क्लाउड मतलब क्या होगा? आपका बादल। तो ये बादल जो है वो भी एक देवता बताया गया है। सर गॉड के नाम तो बाय हार्ट लर्न करने ही होंगे। देखिए मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे सोम तो आपको याद हो गया, रुद्र आप समझ जाएंगे, वरुण है, अग्नि है, इंद्र है, तो नॉर्मली हो जाते हैं। इतना कोई विशेष मतलब उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट मैं खास खास को आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो इतना इश्यूज नहीं होंगे। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपको नीचे एक पूषण दिखाई दे रहा है, क्लियर है? पूषण की बात करें तो पूषण इज द बेसिक गॉड ऑफ द एनिमल, पशुओं का देवता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये पशुओं का देवता होगा। इसके बाद वरुण हमने देखा, अदिति और उषा। उषा जो है बेसी समृद्धि की देवी होंगी, दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी की बेसी क्या होंगी? देवी होंगी। तो देखिए इस तरीके से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि देयर आर द एम्पल अमाउंट ऑफ द रिलीजियस गॉड, बहुत सारे गॉड होंगे। तो रिलीजन समझ में आया? यस और नो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मुझे स्माइल दे दें, सीधी सी बात है। अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं किस चीज की बात। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, वो है आपकी इकोनॉमी की। करेक्ट है। अब यहां आज हम इसको खत्म ही कर देते हैं, इकोनॉमी की बात करें। स्लाइड्स मेरी अभी खत्म हो चुकी हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो हैं वो आपके थे नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब है क्या होंगे? वो हमेशा खाना बदोश होंगे। और ये खाना बदोश करते हुए कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए थे। ये याद तो होगा आपको, ये कहानी मैंने आपको बताया था। इंडिया में आ चुके थे। अब इंडिया में जब आ चुके थे तो इनका उद्देश्य था ग्रास, या कह सकते हैं ग्रासलैंड की खोज या पशुओं का खोज। तो हम इनके इससे देखते हैं कि इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो है पशुपालन। तो ऐसा कहें कि इकोनॉमी में पहले नंबर पर क्या होगा? पशु होंगे, पशुपालन होगा या एनिमल हस्बेंड्री होगा। समझ में आया? दूसरे नंबर पे यदि हम देखें तो दे आर फैमिलियर विद द एग्रीकल्चर एज वेल। वो एग्रीकल्चर से फैमिलियर हैं, करेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर सेकेंडरी नंबर पर है। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो पहले नंबर पर पशुपालन होगा, और पशुपालन को हम यदि देखते हैं तो काऊ इंपॉर्टेंट है। और काऊ को हमने कैसे समझा था अभी? हमारी ऑडी कार, और इस ऑडी कार के लिए है 176, दैट मींस 176 टाइम दैट इज मेंशन इन द ऋग्वेद। ये हमारी ऑडी कार जो है 176 बार जो है इसको वर्णन किया गया है। कौन सी गॉडेस? अदिति, दैट इज द गॉड मदर ऑफ द बेसी गॉड। जो आपके देवता हैं, जो उनकी मदर का कहा जाएगा अदिति, ठीक है। कॉइन्स के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके अलावा क्या वो ट्रेडिंग्स करते हैं? ट्रेडिंग्स का मतलब यहां पर व्यापार है। तो व्यापार थोड़ा बहुत है लेकिन स्थापित या स्टेबल नहीं है। थोड़ा बहुत व्यापार है लेकिन हम स्टेबल नहीं कहेंगे। तो व्यापार जैसा कुछ देखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, बट वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, क्राफ्टमैन हैं, वो चीजें देखने को मिलती हैं। करेक्ट है। तो ऑल दीज थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, और हम यहां देखते हैं कि इकोनॉमी में इस तरीके से चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपका इकोनॉमी भी खत्म हो गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा जल्दी ही। ये पीडीएफ होगा 2, लेकिन ये 2 ना होकर ये 1 ही है, बट मैं इसको अपडेट कर दूंगा उसी के नीचे। जो आपको पहले भेजा है आप उसको डिलीट कर दें, उसी के नीचे ऐड कर दूंगा ये सारी चीजें। करेक्ट है? तो पीडीएफ को मैं इसी के नीचे अपडेट कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। और आप लेटर वैदिक एज को भी देख पाएंगे वहां पर। यदि लेटर वैदिक एज में कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे थोड़ा सा यज्ञ मैं वहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है, और इसके बाद हम ये ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। सुनिए, मैं एक काम करता हूं। देखो एक्चुअली देखिए एक चीज और है, वैदिक एरा को समझने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? आपको लिटरेचर पढ़ने होंगे।
लिटरेचर्स मतलब साहित्य, या हम ऐसे कहें वैदिक साहित्य। और ये वैदिक साहित्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये साहित्य की बात कर रहे हैं, देखो वैदिक एज को जानने के लिए लिटरेचर्स हैं, और लिटरेचर्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है दैट मीन्स सुनकर, करेक्ट है। देखिए पहले क्या होता था, पहले के जमाने में, या हम कह सकते हैं वैदिक एज में, उस समय लिखने की कला का ज्ञान नहीं था। वी वर नॉट एबल टू दैट मीन्स ठीक अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, मतलब जो लिखने वाली कला है उसका कोई ज्ञान नहीं था। हाउ द पीपुल आर गोइंग टू बेसिकली अंडरस्टैंड, तो वो क्या करते थे, दे अंडरस्टैंड्स बाय द लिसनिंग, वे केवल सुनते थे और उसे मेमोराइज करते थे, याद करते थे। और याद करने के बाद वो क्या करते थे, नेक्स्ट जनरेशन को दे देते थे, और फिर आगे की नेक्स्ट जनरेशन को देते थे, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को देते थे। तो ये वो टाइम है, या ये वो लिटरेचर होंगे इसके अंतर्गत जो केवल और केवल सुनकर प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर है। दूसरा हम यहां देखते हैं कि जब ह्यूमन दैट मीन्स मनुष्य या मानव जो है वो लिखने की कला से परिचित हो चुका है, जब उसके पास टैबलेट आ चुका है, जब उसके पास किसी पेपर आ चुका है, पेन आ चुका है, कलम आ चुका है, तो उसने जो कुछ भी याद किया था, मेमोराइज किया था, दैट इज गोइंग टू रिटर्न, वो उसे अब लिखेगा। समझ में आया, क्लियर है। तो देखो फिर से बता देता हूं, लिटरेचर दो प्रकार के, वन इज बेसिक श्रुति एंड अनदर वन इज कंपोज बाय द ह्यूमन के द्वारा लिखे गए, ठीक है। और श्रुति में आते हैं सबसे पहले संहिता, और संहिता को ही हम कह सकते हैं वेद, और वेद की संख्या कितनी है, 4। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण, समझ में आया, ठीक है। और ब्राह्मण के बाद आते हैं अरण्यक, और अरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। गॉट इट माय पॉइंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य ने, मतलब ये जितने भी हैं वो आज की डेट में आपको रिटर्न में तो मिल जाएंगे, बट ये सब कैसे हैं, दैट इज ये लिसन वाले थे, दैट मीन्स ठीक है कहीं ना कहीं सुनकर प्राप्त किए गए थे। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब लिखने वाली कला का ज्ञान हो गया है, तब यहां पर लिखे जाएंगे, और इसमें आएगा वेदांग। समझ में आया। और वेदांग की संख्या आपको 6 देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे सूत्र, इसके बाद आप देखेंगे को मिलेंगे दैट इज एपिक या महाकाव्य, और महाकाव्य आपको दो देखने को मिलेंगे, रामायण एंड महाभारत। इसके बाद हम देखते हैं आगे दैट इज लॉ लिटरेचर, और इनको कहेंगे हम स्मृति। गॉट इट माय पॉइंट्स। इसके बाद हम देखते हैं स्मृति, और स्मृति से के बाद हम देखेंगे उपवेदास एंड बेसिकली दर्शन, या हम कहें षड दर्शन, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो है दैट इज कंपोज बाय द ह्यूमन, ये बाद में लिखे गए हैं, और ये भी लिखे गए हैं, लेकिन ये श्रुति के अंतर्गत आएंगे, बट ये कंपोज बाय द ह्यूमन आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। इतना जो लिटरेचर्स, जो उपनिषद का आप कह रहे हैं कि उपनिषद क्या, अभी मैंने ये नहीं बताया उपनिषद क्या होते हैं। तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वैदिक एज, उस वैदिक एज को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दीस लिटरेचर एज वेल। आपको इन वेदास के बारे में पता होना चाहिए, करेक्ट है। तो ये है कैटेगराइजेशन। अब इस कैटेगराइजेशन में भी और सारा कैटेगराइजेशन है, जैसे देखिए मेरी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये अभी आपने दर्शन देखा, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझिए कि जो श्रुति लिटरेचर्स हैं वो सुनकर प्राप्त हुए हैं। अब वो किसने बताए हैं, तो वो बताए हैं दैट इज द सुप्रीम गॉड, परम पिता। परम पिता कौन है हम नहीं जानते, और ये परम पिता ने किसको बताए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों को बताए हैं, और इन्होंने इनको क्या बताए हैं, मंत्र बताए हैं। वो मंत्र क्या है, ओम भूर्भुवः स्वाहा। और ये ओम भूर्भुवः स्वाहा
अलग अलग बेसिकली आपके योगी, अलग अलग बेसिकली मुनि या कह सकते हैं ऋषि मुनि को बताए हैं, और ऐसे अलग अलग मंत्र जो हैं वो सबको बताए हैं, और इनको हमने क्या कर लिया है, कंपाइल कर लिया है, कंपाइलेशन कर लिया, इसकी स्पाइरल बाइंडिंग करा ली, और ये स्पाइरल बाइंडिंग को ही कहते हैं संहिता। और इस संहिता कितनी है, 4 हैं। वो है आपकी, आपको पता है, ऋग्वेद, आपके सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। तो संहिता इज नथिंग बट दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पन्ने लिखे होते हैं, जो आप A4 साइज में पन्ने में आपके नोट्स बनाते हैं, उनको आप कलेक्ट कर लीजिए, वो है आपकी संहिता। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब ये हो गए आपके वेद ये 4 वेद हो गए। अब क्या होता है, देखो इसी चीज को, कहानी को आगे बढ़ा देता हूं। एक्चुअली क्या, देखिए मैं जनरली क्या है कि जो अर्ली वैदिक एज और वैदिक एज को पढ़ाने के बाद, वैदिक एज और अर्ली वैदिक को पढ़ाने के बाद एक नेक्स्ट चैप्टर जो है वो वैदिक लिटरेचर्स का भी लेता हूं। वो वैदिक लिटरेचर्स का थोड़ा सा एक ग्राफिकल फॉर्म में समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज कहां पर है। तो आई होप वो चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी, और उसी के द्वारा हम सारी चीजों को समझते हैं। अभी मैंने उपनिषद नहीं बताया है, उपनिषद कैसे आए, क्या है, क्या चीज कंसेप्ट है, और उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके द्वारा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक वीडियो जो है मैं कल बना लूं और उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा, तो थोड़ा सा क्या जल्दी हमारा प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, और यदि कोई समस्या हुई तो फिर हम उसको देख भी लेंगे। तो आई होप, हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी एक ओवरव्यू दे दिया है। वेरी गुड, सही बोला, सही आपने, बिल्कुल करेक्ट, आपने पॉइंट को स्ट्राइक किया है। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, और इस ओवरव्यू को ही आगे मैं बढ़ा दूंगा, या उसको मैं कवर करते हुए उसको एक वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आपका चैप्टर भी हो जाएगा, आपको लिटरेचर भी समझ में आ जाएंगे, और इतने बेहतर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा इजी वे में कि आपको वो सारी चीजें मेमोराइज भी हो जाएंगी। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ जाती होंगी, और कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए, आप मेरे को डायरेक्टली कह सकते हैं। होता यह है कि कई बार कभी कोई कमेंट मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें, लेकिन आपको मजा आ रहा होगा, इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूं। आप लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, जहां कहीं से भी पढ़ी होगी, उससे थोड़ा सा एडिशन ही मैं आपको दूंगा, मतलब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो एनी डाउट टिल नाउ, कोई समस्या हो तो बताइए। तो अब हम आज की सभा को समाप्त कर सकते हैं।